नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं हिंदी ऑडियो बुक समरी मेरे यानी आरजे रोशनी के साथ। मैं आज आपके लिए एक ऐसी किताब की कहानी लेकर आई हूं जो शायद आपकी जिंदगी देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दे। इस किताब का नाम है यू बिकम व्हाट यू थिंक, जिसे लिखा है हितेंद्र वाधवा ने। इसका सीधा सा मतलब है, आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि हमारी जिंदगी की दिशा हमारे विचार कैसे तय करते हैं? हम जैसा महसूस करते हैं, जो निर्णय लेते हैं और आखिरकार जैसे इंसान बनते हैं, उसके पीछे हमारे विचारों की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। यह किताब हमें इसी गहरी सच्चाई से रूबरू कराती है। लेखक, जो कोलंबिया बिजनेस स्कूल में पढ़ाते हैं, सालों की रिसर्च और दुनिया के महान लीडर्स, विचारकों और आध्यात्मिक गुरुओं की जिंदगी का अध्ययन करने के बाद हमें 5 ऐसे सिद्धांत बताते हैं जो हमारी भीतरी शक्ति को जगाने का रास्ता दिखाते हैं। यह किताब सिर्फ एक ज्ञान की पोटली नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल गाइड है। यह हमें सिखाती है कि हम अपनी जिंदगी के ड्राइवर सीट पर कैसे बैठ सकते हैं। हम बाहरी परिस्थितियों के गुलाम नहीं हैं, बल्कि अपने अंदर की ताकत से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और एक मकसद भरी खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। तो चलिए, मेरे साथ इस शानदार सफर पर चलिए। हम इस किताब के हर अध्याय में गोता लगाएंगे और उन 5 सुनहरे नियमों को एक एक करके समझेंगे जो हमें हमारी असलियत से मिलाते हैं। तैयार हो जाइए अपनी सोच की शक्ति को पहचानने और अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ देने के लिए। तो शुरू करते हैं इस किताब के पहले अध्याय से। अध्याय 1, उद्देश्य की खोज। दोस्तों, क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है कि मैं इस दुनिया में क्यों हूं, या मेरी जिंदगी का असली मकसद क्या है? हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी भाग दौड़ में गुजार देते हैं। सुबह उठना, काम पर जाना, पैसा कमाना, परिवार की जिम्मेदारियां निभाना, और इस चक्कर में हम यह पूछना ही भूल जाते हैं कि इस सब का मतलब क्या है। पहला अध्याय इसी सबसे जरूरी सवाल पर रोशनी डालता है, उद्देश्य। लेखक हमें बताते हैं कि एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना सिर्फ लक्ष्य तय करने से कहीं ज्यादा बड़ी बात है। लक्ष्य यानी गोल, तो वो पड़ाव हैं जिन्हें हम पाना चाहते हैं, जैसे एक अच्छी नौकरी, एक बड़ा घर या बैंक में ढेर सारा पैसा। लेकिन उद्देश्य यानी पर्पज वो वजह है, वो क्यों है जिसके लिए हम ये सब कर रहे हैं। यह हमारी जिंदगी का ध्रुव तारा है जो हमें हर मुश्किल में रास्ता दिखाता है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। 2 लोग एक ही अस्पताल में डॉक्टर हैं। पहले डॉक्टर का लक्ष्य है कि वह महीने में 50 ऑपरेशन सफलतापूर्वक करे और सबसे ज्यादा कमाने वाला सर्जन बने। दूसरे डॉक्टर का भी लक्ष्य है कि वह अच्छे से ऑपरेशन करे, लेकिन उसका उद्देश्य है लोगों की पीड़ा कम करना, उन्हें एक स्वस्थ जीवन देना। अब सोचिए, जब कोई बहुत मुश्किल केस आएगा या जब उन्हें अपनी ड्यूटी के बाद भी रुकना पड़ेगा, तो कौन ज्यादा प्रेरित महसूस करेगा? जाहिर है दूसरा डॉक्टर, क्योंकि उसका काम सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि एक मिशन है। उसका उद्देश्य उसे ताकत देता है। लेखक कहते हैं कि अपना उद्देश्य खोजने के लिए हमें अपने अंदर झांकने की जरूरत है। हमें खुद से कुछ गहरे सवाल पूछने होंगे। ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे दिल से खुशी देती है? मैं दुनिया पर क्या सकारात्मक प्रभाव डालना चाहती हूँ? अगर मेरे पास दुनिया का सारा पैसा और समय होता तो मैं क्या करती? जब मैं इस दुनिया से जाऊंगी तो मैं चाहूंगी कि लोग मुझे किस रूप में याद रखें? इन सवालों के जवाब एक दिन में नहीं मिलते। यह एक खोज है, एक यात्रा है। लेकिन जब आप इस रास्ते पर चलना शुरू करते हैं तो आपकी जिंदगी में एक गजब का बदलाव आता है। आपको अपने हर काम में एक मतलब नजर आने लगता है। छोटी छोटी परेशानियां आपको विचलित नहीं कर पाती, क्योंकि आपकी नजर बड़ी तस्वीर पर होती है। उद्देश्य हमें लचीला बनाता है। विक्टर फ्रैंकल, एक महान मनोचिकित्सक जिन्हें नाजियों के कंसंट्रेशन कैंप में रखा गया था, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि जिन लोगों के पास जीने का कोई मकसद था
वे उन भयानक परिस्थितियों में भी जीवित रहने की ताकत जुटा पाए। उनका मकसद उन्हें टूटने नहीं दे रहा था। तो इस अध्याय का सार यह है कि अपनी जिंदगी को ऑटो पायलट मोड से हटाइए, रुकिए और खुद से पूछिए कि आपका असली उद्देश्य क्या है। यह उद्देश्य आपकी शिक्षा, आपकी नौकरी या आपके पद से कहीं बढ़कर है। यह वो भीतरी आवाज है जो आपको बताती है कि आप कौन हैं और आपको क्या करना है। जब आप अपने उद्देश्य के साथ जुड़ जाते हैं तो आप सिर्फ जी नहीं रहे होते, आप अपनी जिंदगी को एक मकसद दे रहे होते हैं और यहीं से आपकी असल शक्ति का सफर शुरू होता है। अध्याय 2, विवेक, सच्चाई को जस का तस देखना। अब जब हमने अपनी जिंदगी का उद्देश्य खोज लिया है तो अगला कदम है विवेक का। विवेक यानी विजडम। यह दूसरा सिद्धांत है जो लेखक हमें बताते हैं। विवेक का मतलब बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा करना या बहुत सारी किताबें पढ़ लेना नहीं है। विवेक का असली मतलब है चीजों को, लोगों को और खुद को बिना किसी फिल्टर के, बिना किसी पक्षपात के जस का तस देखना, यानी सच्चाई को उसकी असलियत में स्वीकार करना। हम सब दुनिया को अपनी अपनी ऐनक से देखते हैं। यह ऐनक हमारे पुराने अनुभवों, हमारी धारणाओं, हमारे डर और हमारी इच्छाओं के रंग से बनी होती है। इसी वजह से एक ही घटना पर दो लोगों की प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग हो सकती है। मान लीजिए आपकी बॉस ने आपके काम में कोई गलती निकाली। एक व्यक्ति सोचेगा, बॉस हमेशा मेरी ही गलती निकालते हैं, वो मुझे पसंद नहीं करते। दूसरा व्यक्ति सोचेगा, अच्छा हुआ उन्होंने बता दिया, अगली बार मैं इस गलती को सुधार सकती हूँ और कुछ नया सीख सकती हूँ। यहाँ घटना एक ही है, पर उसे देखने का नजरिया अलग अलग है। लेखक कहते हैं कि विवेक हमें इसी ऐनक को उतार कर दुनिया को साफ साफ देखने में मदद करता है, लेकिन यह आसान नहीं है। हमारे दिमाग में कई तरह के बायस या पूर्वाग्रह होते हैं जो हमें सच्चाई देखने से रोकते हैं, जैसे कन्फर्मेशन बायस, जिसमें हम सिर्फ वही जानकारी ढूंढते हैं जो हमारी पहले से बनी हुई राय को सही साबित करे, या नेगेटिविटी बायस, जिसमें हमारा ध्यान अच्छी चीजों से ज्यादा बुरी चीजों पर जाता है। तो सवाल यह है कि हम इस विवेक को कैसे विकसित करें। लेखक इसके लिए कुछ बहुत ही सरल लेकिन असरदार तरीके बताते हैं। पहला तरीका है माइंडफुलनेस या जागरूकता का अभ्यास। इसका मतलब है वर्तमान पल में पूरी तरह से मौजूद रहना। जब आप खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाना खाइए, उसका स्वाद महसूस कीजिए। जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो सिर्फ उसकी बात सुनिए, अपने फोन या ख्यालों में मत खोइए। जब आप वर्तमान में रहना सीख जाते हैं तो आप अपने विचारों और भावनाओं को बिना जज किए देख पाते हैं। आप देखते हैं कि गुस्सा आ रहा है, लेकिन आप खुद गुस्सा नहीं बन जाते। यह आपको प्रतिक्रिया देने से पहले सोचने का समय देता है। दूसरा तरीका है चीजों को अलग अलग नजरियों से देखना। जब भी कोई समस्या आए तो सिर्फ अपने नजरिए पर अटके मत रहिए। सोचिए कि दूसरा व्यक्ति इस बारे में क्या सोच रहा होगा, या अगर कोई तीसरा निष्पक्ष व्यक्ति इस स्थिति को देखता तो वह क्या कहता। यह अभ्यास आपके दिमाग को खोलता है और आपको ज्यादा संतुलित निर्णय लेने में मदद करता है। तीसरा और सबसे शक्तिशाली तरीका है खुद से जुड़ना। रोज कुछ समय, चाहे 10 या 15 मिनट, शांति से अकेले बैठें। अपने विचारों को आते जाते देखें, अपनी भावनाओं को महसूस करें। यह आत्ममंथन आपको आपके उन गहरे डरों और इच्छाओं से मिलाएगा जो आपके व्यवहार को चुपचाप नियंत्रित कर रहे हैं। जब हम विवेक का अभ्यास करते हैं तो हम ज्यादा शांत और स्थिर हो जाते हैं। हम छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होते। हम लोगों को और स्थितियों को बेहतर ढंग से समझते हैं। हम भावनाओं के बहाव में बहने के बजाय सोच समझकर कदम उठाते हैं। संक्षेप में, दूसरा अध्याय हमें सिखाता है कि अपनी भीतरी शक्ति को जगाने के लिए हमें सच्चाई का सामना करना सीखना होगा, बाहरी भी और भीतरी भी। विवेक वो रोशनी है जो हमें हमारे भ्रमों और पूर्वाग्रहों के अंधेरे से निकालकर
एक साफ और स्पष्ट रास्ते पर ले जाती है। अध्याय 3, विकास, हर चुनौती में अवसर। हमने उद्देश्य को समझा और विवेक को जाना। अब हम आते हैं तीसरे सिद्धांत पर, जो है विकास या ग्रोथ। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि जिंदगी में आने वाली हर चुनौती, हर असफलता दरअसल हमारे आगे बढ़ने का एक मौका है। लेखक यहाँ पर 2 तरह की मानसिकता की बात करते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट यानी बंधी हुई सोच, और ग्रोथ माइंडसेट यानी विकास करने वाली सोच। बंधी हुई सोच वाले लोग मानते हैं कि उनकी प्रतिभा, उनकी बुद्धि और उनकी क्षमताएं जन्म से तय हैं और उन्हें बदला नहीं जा सकता। जब उनके सामने कोई चुनौती आती है तो वे घबरा जाते हैं। अगर वे असफल होते हैं तो वे सोचते हैं, मैं इस काम के लायक ही नहीं हूं। वे आलोचना से डरते हैं और नई चीजें आजमाने से बचते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं वे फेल न हो जाए और लोग उन्हें कम न समझें। वहीं दूसरी ओर विकास करने वाली सोच के लोग मानते हैं कि मेहनत, लगन और सही रणनीति से वे कुछ भी सीख सकते हैं और अपनी क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं। उनके लिए चुनौती का मतलब है कुछ नया सीखने का अवसर। असफलता का मतलब है एक सबक जो बताता है कि अगली बार क्या अलग करना है। वे आलोचना का स्वागत करते हैं क्योंकि उससे उन्हें सुधरने में मदद मिलती है। वे मानते हैं कि दिमाग एक मांसपेशी की तरह है, जिसे आप जितना इस्तेमाल करेंगे वह उतना ही मजबूत होगा। चलिए इसे एक छात्र के उदाहरण से समझते हैं। 2 छात्र हैं, दोनों को गणित में कम अंक मिले। फिक्स्ड माइंडसेट वाला छात्र सोचेगा, मेरा दिमाग गणित के लिए बना ही नहीं है, मैं कभी इसमें अच्छा नहीं कर पाऊंगा। वह कोशिश करना छोड़ देगा। ग्रोथ माइंडसेट वाला छात्र सोचेगा, इस बार मेरे नंबर कम आए, इसका मतलब है कि मुझे और मेहनत करने की और शायद किसी अलग तरीके से पढ़ने की जरूरत है। मैं अपने टीचर से मदद मांगूंगा और ज्यादा अभ्यास करूंगा। आप देख सकते हैं कि सिर्फ सोच का फर्क उनकी जिंदगी की दिशा को कैसे बदल सकता है। लेखक हमें ग्रोथ माइंडसेट अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वे कहते हैं कि जब भी आप खुद को यह कहते हुए पाएं, मैं यह नहीं कर सकती, तो उस वाक्य में बस एक छोटा सा शब्द जोड़ दें, अभी। मैं यह अब भी नहीं कर सकती। यह छोटा सा बदलाव आपके दिमाग को यह संदेश देता है कि यह एक अस्थायी स्थिति है और आप इसे बदल सकते हैं। ग्रोथ माइंडसेट अपनाने के कुछ और तरीके भी हैं। प्रक्रिया पर ध्यान दें, परिणाम पर नहीं। जब आप कोई काम करें तो सिर्फ सफल या असफल होने के बारे में न सोचें। इस बात पर ध्यान दें कि आपने उस प्रक्रिया में क्या सीखा। क्या आपने कोई नई स्किल सीखी? क्या आपने अपनी किसी कमजोरी को पहचाना? चुनौतियों को गले लगाए। आसान कामों में अटके रहने के बजाय ऐसे काम चुनें जो आपको थोड़ा डराते हों, जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर हों। यहीं पर आपका असली विकास होता है। दूसरों की सफलता से प्रेरणा लें, जलें नहीं। जब आप किसी को सफल होते देखें तो यह न सोचें कि वो किस्मत वाला है, ये सोचें कि उसने जरूर बहुत मेहनत की होगी। मैं उसकी मेहनत से क्या सीख सकती हूँ? ये अध्याय हमें एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश देता है। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आएंगे ही। मुश्किलें और असफलताएं जीवन का हिस्सा हैं। हम उन्हें रोक नहीं सकते, लेकिन हम यह चुन सकते हैं कि हम उन्हें कैसे देखते हैं। क्या हम उन्हें एक दीवार की तरह देखते हैं जो हमारा रास्ता रोक रही है, या एक सीढ़ी की तरह जो हमें और ऊपर ले जाने के लिए आई है? जब हम ग्रोथ माइंडसेट अपना लेते हैं तो हम डरना बंद कर देते हैं और सीखना शुरू कर देते हैं। हमारी जिंदगी एक रोमांचक यात्रा बन जाती है, जहां हर मोड़ पर कुछ नया खोजने और खुद को बेहतर बनाने का मौका होता है। अध्याय 4, प्रेम, जुड़ाव की शक्ति। अब तक हमने उद्देश्य, विवेक और विकास के बारे में बात की। ये तीनों सिद्धांत हमारे अपने अस्व पर केंद्रित थे, लेकिन हम अकेले नहीं रहते। हम एक समाज का, एक परिवार का हिस्सा हैं। इसलिए चौथा,
सिद्धांत हमें अपने से बाहर निकलकर दूसरों से जुड़ने की कला सिखाता है। यह सिद्धांत है प्रेम या लव। यहाँ प्रेम का मतलब सिर्फ रोमांटिक प्रेम नहीं है, जैसा कि हम फिल्मों या कहानियों में देखते हैं। लेखक यहाँ प्रेम को एक बहुत व्यापक अर्थ में देखते हैं। यह प्रेम है करुणा, सहानुभूति, दया और दूसरों के साथ एक गहरा जुड़ाव महसूस करने की क्षमता। यह मैं से हम की ओर जाने की यात्रा है। अक्सर हमारी दुनिया मैं के इर्द गिर्द घूमती है। मेरी सफलता, मेरा सुख, मेरी परेशानियां। इस मैं के चक्कर में हम इतने उलझ जाते हैं कि हमें दूसरों का दुख दर्द दिखाई ही नहीं देता। हम हर रिश्ते को फायदे नुकसान की तराजू पर तौलने लगते हैं। अगर मैं इसके लिए यह करूंगी तो मुझे बदले में क्या मिलेगा? ये सोच हमें अकेला और अलग थलग कर देती है। लेखक कहते हैं कि सच्ची खुशी और संतुष्टि दूसरों के साथ सार्थक रिश्ते बनाने में है और इसका आधार है प्रेम और करुणा। जब हम दूसरों के प्रति करुणा का भाव रखते हैं तो हम उनके नजरिए को समझने की कोशिश करते हैं। हम उन्हें जज करने के बजाय उनकी मदद करने के बारे में सोचते हैं। प्रेम की इस शक्ति को अपने जीवन में लाने के लिए कुछ बहुत ही सुंदर तरीके हैं। सहानुभूति का अभ्यास करें। जब भी आप किसी से मिलें, खासकर किसी ऐसे व्यक्ति से जिससे आपके विचार नहीं मिलते, तो एक पल के लिए रुककर यह सोचने की कोशिश करें कि इस व्यक्ति की जिंदगी कैसी होगी, ये किन चुनौतियों का सामना कर रहा होगा। यह छोटा सा अभ्यास आपके दिल में उसके प्रति कठोरता को कम करके कोमलता भर देगा। अच्छे से सुनना सीखें। हम अक्सर किसी की बात इसलिए सुनते हैं ताकि हम जवाब दे सकें, न कि इसलिए कि हम उसे समझ सकें। अगली बार जब कोई आपसे बात करे तो अपना पूरा ध्यान उसकी बातों पर लगाएं। उसे बीच में न टोकें। उसके शब्दों के पीछे की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। जब किसी को लगता है कि उसे सच में सुना जा रहा है, तो एक गहरा रिश्ता अपने आप बन जाता है। बिना शर्त मदद करें। कभी कभी किसी के लिए कुछ ऐसा करें जिससे आपको कोई सीधा फायदा ना हो। किसी अनजान व्यक्ति के लिए दरवाजा खोल देना, किसी सहकर्मी की उसके काम में मदद कर देना, या बस किसी को देखकर एक सच्ची मुस्कान दे देना। ये छोटे छोटे काम आपके अंदर और आपके आसपास प्रेम और सकारात्मकता की ऊर्जा फैलाते हैं। माफ करना सीखें। मन में किसी के लिए बैर या गुस्सा रखना गर्म कोयले को हाथ में पकड़े रहने जैसा है, जो दूसरों से ज्यादा खुद हमें ही जलाता है। माफी मांगने में और माफ करने में बहुत ताकत होती है। यह हमें अतीत के बोझ से मुक्त करती है और हमारे रिश्तों को एक नई शुरुआत का मौका देती है। लेखक हमें बताते हैं कि जब हम प्रेम और करुणा के साथ जीना शुरू करते हैं तो हमारी दुनिया बदल जाती है। हमारे रिश्ते गहरे और मजबूत होते हैं। हम कम अकेला महसूस करते हैं। दूसरों की मदद करके हमें एक अलग तरह की खुशी मिलती है जो किसी भी भौतिक चीज से नहीं मिल सकती। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसी और की खुशी में हमारी खुशी है और किसी और के दुख में हमारा दुख। जब हम इस जुड़ाव को महसूस करते हैं और प्रेम को अपने कार्यों का आधार बनाते हैं, तो हम न केवल अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं, बल्कि इस दुनिया को भी रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाते हैं। अध्याय 5, आत्म साक्षात्कार, अपने असली मैं से मुलाकात। हम अपनी यात्रा के अंतिम और सबसे गहरे पड़ाव पर आ पहुंचे हैं। हमने उद्देश्य की मशाल जलाई, विवेक की आंखों से देखना सीखा, विकास की राह पर चलना शुरू किया और प्रेम से दूसरों से जुड़ना भी जान लिया। अब 5वां सिद्धांत इन सबको एक साथ लाता है। यह है आत्म साक्षात्कार या सेल्फ रियलाइजेशन। इसका मतलब है अपने असली स्व को जानना और उसके साथ एक होकर जीना। लेकिन यह असली स्व है क्या? लेखक बताते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी पहचान अपनी बाहरी चीजों से करते हैं। हमारा नाम, हमारा पद, हमारी डिग्री, हमारा परिवार, हमारा बैंक बैलेंस। हम सोचते हैं मैं एक मैनेजर हूँ,
मैं एक माँ हूँ या मैं एक सफल इंसान हूँ। ये सब हमारी भूमिकाएं हैं, हमारी पहचान के हिस्से हैं, लेकिन ये हमारा असली स्व नहीं है। हमारा असली स्व इन सब से कहीं गहरा है। यह हमारे अंदर का वो शांत, स्थिर और आनंदपूर्ण केंद्र है जो बाहरी दुनिया के उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होता। यह वो साक्षी है जो हमारे विचारों, हमारी भावनाओं और हमारे अनुभवों को बस देखता है, बिना उनसे जुड़े। यह वो शक्ति का स्रोत है जो उद्देश्य, विवेक, विकास और प्रेम को जन्म देता है। जैसे समुद्र की सतह पर लहरें उठती और गिरती रहती हैं, लेकिन समुद्र की गहराई हमेशा शांत रहती है, वैसे ही हमारी जिंदगी में सुख दुख, सफलता असफलता की लहरें आती जाती रहती हैं। अगर हम अपनी पहचान इन लहरों से जोड़ लेंगे तो हम हमेशा डगमगाते रहेंगे, लेकिन अगर हम अपनी पहचान उस गहरी शांति से जोड़ लें तो हमें एक अटूट स्थिरता मिल जाती है। तो सवाल यह है कि हम अपने इस असली अस्व तक पहुंचें कैसे? यह आत्म साक्षात्कार कैसे हो? लेखक के अनुसार यह कोई एक दिन की घटना नहीं, बल्कि एक निरंतर अभ्यास है। इसके लिए हमें अपनी चेतना को बाहर से भीतर की ओर मोड़ना होगा। आत्मनिरीक्षण, इंट्रोस्पेक्शन। रोज कुछ समय मौन में बैठें। ध्यान या मेडिटेशन इसका सबसे शक्तिशाली तरीका है। जब आप शांत होकर बैठते हैं तो आप अपने विचारों के शोर के परे अपनी असलियत की एक झलक पा सकते हैं। आप महसूस करते हैं कि आप सिर्फ अपने विचार या अपनी भावनाएं नहीं हैं, बल्कि आप वो हैं जो इन सब को देख रहा है। अनासक्ति का अभ्यास। इसका मतलब दुनिया छोड़ देना नहीं है। इसका मतलब है अपने कामों को पूरी लगन से करना, लेकिन उनके परिणामों से बहुत ज्यादा चिपकना नहीं। सफलता मिले तो अहंकार में न आना और असफलता मिले तो निराशा में न डूबना। इसे गीता में निष्काम कर्म कहा गया है। प्रामाणिक बने, बी ऑथेंटिक। दुनिया को खुश करने के लिए मुखौटे पहनना बंद करें। जो आप अंदर से हैं वही बाहर से बने। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें और अपनी ताकतों को पहचानें। जब आप अपने असली अस्व के साथ जुड़कर जीते हैं तो आपको किसी और की मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ती। आप अपने आप में पूर्ण महसूस करते हैं। आत्म साक्षात्कार की अवस्था में पहुंचकर व्यक्ति निडर हो जाता है। उसे खोने का डर नहीं रहता, क्योंकि वह जानता है कि उसकी असली पहचान कोई छीन नहीं सकता। वह हर किसी में उसी परम चेतना का अंश देखता है, इसलिए उसका प्रेम सार्वभौमिक हो जाता है। उसका हर काम उसके उद्देश्य से प्रेरित होता है और वह हर पल को पूरी जागरूकता के साथ जीता है। यह पांचवां सिद्धांत हमें हमारी यात्रा के शिखर पर ले जाता है। यह हमें बताता है कि हमारी असली मंजिल बाहर कुछ पाने में नहीं, बल्कि अपने भीतर, अपने घर लौटने में है। जब हम अपने असली अस्व को पा लेते हैं तो हम वही बन जाते हैं जो हम हमेशा से थे, शांत, शक्तिशाली और प्रेमपूर्ण। निष्कर्ष, अपनी भीतरी शक्ति को जीवन में कैसे लाएं? तो दोस्तों, हमने हितेंद्र वाधवा की किताब यू बिकम व्हाट यू थिंक के 5 शक्तिशाली सिद्धांतों का यह सफर पूरा किया। चलिए एक बार फिर इन 5 मोतियों को एक माला में पिरोते हैं। 1. उद्देश्य। अपनी जिंदगी का क्यों खोजें, जो आपको हर सुबह बिस्तर से उठने की प्रेरणा दे। 2. विवेक। दुनिया को और खुद को बिना किसी पक्षपात के साफ साफ देखने की क्षमता विकसित करें। 3. विकास। हर चुनौती और असफलता को सीखने और आगे बढ़ने का एक मौका समझें। 4. प्रेम। मैं की संकीर्ण दुनिया से बाहर निकलकर करुणा और सहानुभूति के साथ हम की भावना से जिए। 5. आत्म साक्षात्कार। अपनी बाहरी पहचानों से परे अपने शांत और शक्तिशाली भीतरी अस्व से जुड़ें। यह किताब हमें बताती है कि ये पांचों सिद्धांत अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब आप एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से विवेकपूर्ण निर्णय लेते हैं। जब आप विवेकपूर्ण होते हैं तो आप विकास के अवसरों को पहचान पाते हैं। जब आप विकास की मानसिकता रखते हैं
तो आप दूसरों के प्रति अधिक धैर्यवान और प्रेमपूर्ण हो जाते हैं। और जब आप प्रेम से भरे होते हैं तो आप अपने और दूसरों में एक ही चेतना को देखते हैं जो आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। इस किताब का सबसे खूबसूरत संदेश यह है कि हमें अपनी खुशी या सफलता के लिए बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे अंदर है, हमारा इनर कोर या भीतरी केंद्र। जब हम इस केंद्र से जुड़कर जीना सीख जाते हैं तो हम अपनी जिंदगी के मालिक बन जाते हैं। ये सब सुनने में शायद बहुत बड़ा और मुश्किल लगे, लेकिन इसकी शुरुआत बहुत छोटे छोटे कदमों से होती है। आज जब आप किसी से बात करें तो उसे सच में सुनने की कोशिश करें। प्रेम। आज जब कोई काम मुश्किल लगे तो खुद से कहें, मैं इसे सीख सकती हूँ। विकास। आज 10 मिनट के लिए शांति से बैठें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। विवेक और आत्म साक्षात्कार। और आज रात सोने से पहले एक पल के लिए सोचें कि आप अपनी जिंदगी से क्या चाहते हैं। उद्देश्य। याद रखिए, यह एक दिन की रेस नहीं बल्कि जीवन भर की यात्रा है। इस यात्रा में आप कई बार भटकेंगे, कई बार गिरेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आप हर बार उठकर इन सिद्धांतों की रोशनी में फिर से चलना शुरू कर दें। तो चलिए आज से ही अपनी सोच पर ध्यान देना शुरू करते हैं, क्योंकि जैसा कि इस किताब का शीर्षक हमें याद दिलाता है, आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। अपनी सोच को उद्देश्य, विवेक, विकास, प्रेम और आत्मज्ञान से भर दीजिए और फिर देखिए कि आपकी जिंदगी कैसे एक सुंदर, सार्थक और आनंदपूर्ण यात्रा में बदल जाती है। इस ज्ञानवर्धक सफर में मेरा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।